हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सभी लोगों को और आपके परिवार को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज धनतेरस है, लाइव क्लास तो नहीं है, लेकिन ये जो सीरीज है उसकी आगे की रिकॉर्डिंग क्लास आप लोगों को मिल जाएगी। लेकिन एक और चीज़ मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा, आप लोगों का BARC का एग्ज़ाम है और आप लोगों की दीपावली का त्यौहार भी आ रहा है। तो मैं सभी लोगों से विनती करना चाहूँगा, कहीं दिवाली के त्यौहार में इतना मत खो जाना कि आप अपने एग्ज़ाम के मेन टाइम को भूल जाओ। तो इस दिवाली आप लोगों का अच्छा दिवाली जब भी माना जाएगा जब आप अपने गोल की तरफ फोकस्ड रहोगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बेहतर तरीके से करोगे। बिकॉज एग्ज़ाम के कुछ ही दिन है और ये टाइम आप लोगों के लिए गोल्डन पीरियड है। बिकॉज यहाँ पे आप लोगों को अपने रिविजन को लेके, चाहे जितने भी MCQ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उन सभी को बहुत बेहतर तरीके से करना चाहिए। तो हम लोग थर्ड सेमेस्टर की आगे की क्लास, यानी कि आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे और आगे की क्लास भी आप लोगों को मिल जाएगी। यानी कि फोर्थ सेम हम लोगों का टोटल बचा हुआ है और ये थर्ड सेम की लास्ट क्लास है। तो यहाँ पे हम लोग आज इसको कंप्लीट करेंगे। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वह लगभग 247 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है। तो आज की इस क्लास में 47 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो उम्मीद है मुझे लाइव क्लास की भांति इस वीडियो को भी आप लोग पूरा देखेंगे, जिससे कि सभी क्वेश्चन बेहतर तरीके से आपके क्लियर हो सकें। तो सबसे पहले क्वेश्चन में यहां पर देखो क्या पूछा गया है, विच बियरिंग लोडिंग एट राइट एंगल टू द बियरिंग एक्सिस, यानी कि कौन से बियरिंग में लोडिंग बियरिंग अक्ष के समकोण में होता है। यानी कि यहां पे बेसिकली क्या बोला जा रहा है कि जो हमारी बियरिंग है या फिर शाफ्ट है उसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री में यदि लोड आ रहा है, भार आ रहा है, तो वहां पर हम लोग कौन सी बियरिंग का उपयोग करेंगे। ऑप्शन में थ्रस्ट बियरिंग दे रहा है, जर्नल बियरिंग दे रहा है, सॉलिड बियरिंग दे रहा है एंड स्प्लिट बियरिंग दे रहा है। तो यहां पर दो क्वेश्चन बार बार आप लोगों से पूछे जाते हैं, एक होता है थ्रस्ट बियरिंग से रिलेटेड और दूसरा होता है जनरल बियरिंग से रिलेटेड। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब वो बात करता है लोड एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि शाफ्ट के एक्सिस के पैरेलल यदि लोड होगा, तो वहां पर हम लोगों ने क्या देखा था, वहां पर हम यूज करते हैं थ्रस्ट बियरिंग का। यदि जो लोड है वह एक्सिस के परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री है, वहां पर हम लोग यूज करते हैं कौन सी बियरिंग का, जर्नल बियरिंग का। तो यहां पर इन्होंने क्या बोला, विच बियरिंग लोडिंग एट राइट एंगल टू द बियरिंग एक्सिस। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा, जर्नल बियरिंग इज द राइट आंसर। तो यहां पे फोकस करिएगा, रेडियल और जर्नल बियरिंग की बात करें, इन दिस द लोडिंग एट द राइट एंगल टू द बियरिंग एक्सिस, यहां पे हम लोग यूज कर रहे होते हैं जर्नल बियरिंग का। यदि थ्रस्ट बियरिंग की बात करें, जब वो पैरेलल की बात करता है, वहां पे थ्रस्ट बियरिंग हम लोगों का करेक्ट होता है। अगले प्रश्न में पूछा गया, विच टाइप ऑफ बियरिंग हैज प्रोविजन फॉर वियर एडजस्टमेंट। यहां पे किस बारे में बात कर रहा है, यहां पे बात कर रहा है कि भैया कोई भी वियर हो जाता है, घिसावट हो जाता है, तो वहां पर उस बियरिंग को एडजस्टेबल रहती है, उसको एडजस्ट किया जा सकता है। क्या एडजस्टेबल स्लाइड बियरिंग है, थ्रस्ट बॉल बियरिंग है, टेपर्ड रोलर बियरिंग है या सेल्फ अलाइंड बुश बियरिंग है। तो यहां पर यदि हम लोग एडजस्टेबल स्लाइड बियरिंग की बात करें, तो यहां पे फोकस करिएगा, इस प्रकार की बियरिंग में घिसावट के समायोजन की व्यवस्था होती है। बेसिकली ये किस प्रकार वर्क करती है, यहां पे आप लोग फिगर भी देख पा रहे होंगे एडजस्टेबल स्लाइड बियरिंग का। तो यहां पे नजर आ रहा है, दिस टाइप ऑफ बियरिंग हैज प्रोविजन फॉर वियर एडजस्टमेंट, द बियरिंग इज फिटेड इन द टेपर्ड हॉल। एक्चुअल में ये बियरिंग को टेपर्ड हॉल में फिट किया जाता है और इसकी वजह से होता क्या है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, हाउसिंग में टेपर छिद्र में फिट रहती है। बियरिंग को नट के द्वारा यदि अंदर किया जाएगा, मान के चलिए थोड़ी बहुत बियरिंग यदि घिस गई है, तो वहां पे जब हम लोग उसको हॉल के अंदर ढकेलेंगे, तो टेपर्ड हॉल का मतलब क्या है कि एक तरफ जो डायामीटर है वह स्मॉल डायामीटर है और दूसरी तरफ बड़ा डायामीटर है। तो जब बड़े डायामीटर की तरफ स्मॉल डायामीटर को यदि हम लोग ढकेलते हैं, तो अगेन वहां पे घिसावट जो है वो एडजस्ट हो सकती है। तो इसीलिए इसको टेपर्ड हॉल में और ये एडजस्टेबल स्लाइड बियरिंग होती है। तो यहां से ये क्वेश्चन बार बार बेसिकली आप लोगों से पूछा जाता है कि विच टाइप ऑफ बियरिंग हैज प्रोविजन फॉर वियर एडजस्टमेंट। तो वियर एडजस्टमेंट के लिए एडजस्टेबल स्लाइड बियरिंग है, उसको स्लाइड करके टेपर्ड हॉल में, जो हाउसिंग में टेपर्ड हॉल है उसमें स्लाइड करके एडजस्ट बेसिकली किया जा सकता है। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें, अगला प्रश्न है, व्हाट इज द टाइप ऑफ की। तो हम लोगों को क्लियर नजर आ रहा है, यहां पर वुडरफ की के बारे में बात कर रहा है। इसका जो आकार है वह अर्धवृत्ताकार इस प्रकार का रहेगा और इसको टेपर्ड शाफ्ट के ऊपर हम लोग फिट करते हैं, जो कि यहां पर आप लोग देख सकते हो। अगला प्रश्न, विच पार्ट ऑफ बॉल बियरिंग डू नॉट रोटेट अलोंग द बियरिंग असेंबली। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों का प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चन है। बेसिकली यहाँ पे बोलने की क्या कोशिश कर रहा है कि हमारा जो बॉल बियरिंग है, बॉल बियरिंग है, यहाँ पे कौन सा बॉल बियरिंग का पार्ट है जो कि बियरिंग असेंबली के साथ में रोटेट नहीं करता है। तो थोड़ा सा फोकस करिएगा। यहाँ पे गाइस ये हमारी बॉल बियरिंग का एक कॉमन फिगर मैंने लिया है। यहाँ पे हमारी एक शाफ्ट को फिट किया जाता है विथ इंटरफेरेंस फिट, यानी कि हमारी शाफ्ट घूमेगी, शाफ्ट के साथ में क्या घूमेगा, ये वाला हिस्सा, इसको क्या बोला जाता है सर, इनर रेस बोला जाता है। ये वाला जो सॉलिड हिस्सा है वो, इस इनर रेस के साथ में हमारे क्या रोलिंग एलिमेंट यानी कि बॉल यहां पर जुड़े हुए हैं और इसमें यहां पे केस बना हुआ है जिसमें इन बॉल को फिट किया हुआ है। तो ये भी यहां पे रोटेट कर रहे होते हैं। तो क्या यहां पे आउटर रेस हमारा रोटेट करता है? जी नहीं, आउटर रेस रोटेट नहीं करेगा, आउटर रेस हमारा फिक्स रहेगा। लेकिन जो अंदर वाला ये बॉल है, इनर रेस है, इसमें हमारे इनर रेस में केस बने हुए हैं जिसमें बॉल फिट है। यहां पर हमारे जो बॉल हैं वो रोटेट करेंगे और इसके चारों तरफ घूमेंगे, यानी कि इनर रेस हमारा क्या करेगा, इनर रेस घूम रहा होगा और आउटर रेस हमारा फिक्स होगा। यानी कि हमको क्या नजर आ रहा है कि इस पूरी असेंबली में यदि हम लोग देखें तो हमारा बॉल केस जो कि हमारे इनर रेस में है तो डेफिनेटली रोटेट कर रहे होंगे, इनर रेस हमारा रोटेट ही कर रहा होगा शाफ्ट के साथ में, बिकॉज शाफ्ट इसमें फिट है इंटरफेरेंस फिट के साथ में। आउटर रेस की यदि बात करें तो आउटर रेस हमारा नहीं घूम रहा होता है, या तो वो हाउसिंग में फिट है या, समझ रहे हो। तो यहां पे रोलिंग एलिमेंट में हमारे बॉल हो गए, वो भी हमारे घूम रहे होंगे। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा, आउटर रेस इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की यदि हम लोग देखें, यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से कि एल्यूमिनियम मिश्र धातु बियरिंग में, बियरिंग और जर्नल के बीच अतिरिक्त क्लियरेंस क्यों दिया जाता है। अगेन क्वेश्चन आया हुआ है, इससे पहले भी क्वेश्चन आया था। टू ओवरकम हाई थर्मल एक्सपेंशन, जो हमारा हाई थर्मल एक्सपेंशन है उस पर काबू पाने के लिए बेसिकली यहां पे क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्लियरेंस प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो यहां पे डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, बियरिंग असेंबली में रोलिंग तत्वों का एक साथ गुच्छन होना कैसे रोका जाता है। गुच्छन होने का मतलब आप लोग समझ रहे हो कि सभी रोलिंग एलिमेंट का इकट्ठा हो जाना, राइट। तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हमारी बियरिंग का इनर रेस घूम रहा है और उसके साथ में रोलिंग एलिमेंट घूम रहे हैं, तो क्यों ना रोलिंग एलिमेंट एक ही जगह पर आ जाए, वो अपनी ही पोजीशन में रोटेट क्यों करते रहते हैं, वो इकट्ठे क्यों नहीं होते हैं, उसका क्या रीजन है, ऐसा किस प्रकार का कौन सा हिस्सा है जो उसको इकट्ठे होने से बेसिकली बचा रहा होता है। बाय केस, केस मतलब आप लोग समझ रहे हो, केस में क्या है, रोलिंग एलिमेंट के लिए प्रॉपर स्थान बना दिया जाता है जिससे कि रोलिंग एलिमेंट वहां पर फिट हो सके। तो ये एक्चुअल में उसका स्थान है रोलिंग एलिमेंट का। तो केस जो होता है बॉल बियरिंग में, वो बेसिकली क्या करता है, उसको एक पोजीशन प्रोवाइड करता है जिससे कि रोलिंग एलिमेंट वहां से निकल के अदर पोजीशन में ना जाएं। और यही रीजन है कि रोलिंग एलिमेंट इकट्ठे नहीं होते हैं, उनका गुच्छन नहीं बनता। और वही क्वेश्चन पूछने का ट्राई कर रहा है कि बियरिंग असेंबली में रोलिंग तत्वों का एक साथ गुच्छन होना कैसे रोका जा सकता है, बाय केस। यानी कि जो केस है, जो केस क्या है, बेसिकली ग्रूव ही है लेकिन उसको केस बोला जाता है, इसलिए बाय ग्रूव नॉट करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर केस, केस बोलते हैं जहां पे हम लोग रोलिंग एलिमेंट को रखते हैं और वो अपनी पोजीशन को बनाए रखते हैं केस की मदद से, तो केस के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, व्हाट इज द एंगल ऑफ डिवीजन प्रोवाइडेड ऑन एल्बो एंड बेंड इन पाइप वर्क। जो हमारे पाइप के कार्य होते हैं, पाइप फिटिंग होती है, वहां पे एल्बो और बेंड जो होते हैं वो एक्चुअल में कितने एंगल में पाइपलाइन को मोड़ते हैं, या वो कितने एंगल में प्रोवाइड किए जाते हैं। एल्बो या हम लोग एल्बो का यूज कहां पर करेंगे, बेंड का यूज कहां पर करेंगे। सर कोई पाइपलाइन हमारी आ रही है, लाइक ये हमारी एक पाइपलाइन आ रही है, अब इस पाइपलाइन को हम लोगों को इस प्रकार मोड़ना है, तो यहां पर हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा सर, या तो हम लोग एल्बो लगा लें या बेंड लगा लें। तो ये जो है ये एंगल कितना कितना होता है, 90 डिग्री, 45, 30, 60, 20, 40 या 60, 45। तो ये जो एल्बो एंड बेंड मिलते हैं वो या तो मिलेंगे हमारे 90 डिग्री या फिर 45 डिग्री। क्लियर है ना। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर होना चाहिए यहां पे उनके एंगल के बारे में। अगला क्वेश्चन पूछा है, हाउ द वाटर फ्लो इज स्टॉप्ड फ्रॉम द वॉल्व अराउंड द स्टफिंग बॉक्स। स्टफिंग बॉक्स के पास लगे वॉल्व से पानी का प्रवाह कैसे रोका जाता है।
यहां पे बोल रहे हैं स्पिंडल को दबा के बोनट को कसना, हैंड व्हील को कसना, एस्बेस्टस हेम के साथ पैकिंग करना। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एस्बेस्टस हेम के साथ में पैकिंग करते हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है वो पानी को रोक सकते हैं। यहां पे वही चीज बेसिकली पूछा है, तो यहां पे एस्बेस्टस हेम बेसिकली लीकेज फ्री बनाता है। तो उसी प्रकार यहां पे स्टफिंग बॉक्स के पास लगे वॉल्व में पानी के प्रवाह को हम लोग किस प्रकार रोकते हैं, एस्बेस्टस हेम के साथ पैकिंग को जब हम लोग लगाएंगे तो वहां से पानी का रिसाव नहीं होगा। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एसेंट्रिक रिड्यूसर आर यूज्ड इन पाइपलाइन। पाइपलाइन में एसेंट्रिक रिड्यूसर की पोजीशन क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। क्या वर्टिकल पोजीशन होती है, एंगुलर रेडियल पोजीशन या हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो ध्यान रखिएगा, बेसिकली सबसे पहले हम लोगों को रिड्यूसर के बारे में पता होना चाहिए। रिड्यूसर बेसिकली क्या है, यदि हम लोगों को कोई पाइपलाइन है और उस पाइपलाइन में दो डिफरेंट डायामीटर को आपस में जोड़ना है, यानी कि इस पाइप का डायामीटर अलग है और इस पाइप का डायामीटर अलग है, दोनों का डायामीटर अलग है और दोनों को ज्वाइंट करना है, तो वहां पर हम लोग रिड्यूसर का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहां पर भी हमारे जो रिड्यूसर हैं वह डिफरेंट टाइप के हैं। वहां पर हमारा एक होता है एसेंट्रिक रिड्यूसर, जैसे कि नेम से ही क्लियर हो रहा है। एसेंट्रिक रिड्यूसर का मतलब क्या है, एसेंट्रिक का मतलब होता है कि दोनों के अलग अलग सेंटर होना। जैसे कि मान के चलिए एक पाइप हमारा ये है और यहां पर यदि मैं इसी के सेम एक्सिस में कोई पाइप को लगाऊं तो वो तो हो जाएगा कॉन्सेंट्रिक, लेकिन इससे अलग एक्सिस में, कि इसका एक्सिस अलग है भैया, इस पाइप का एक्सिस अलग है, तो ये हो जाएगा एसेंट्रिक। तो जहां पर दोनों के एक्सिस अलग है, थोड़ा सा अपनी लाइन से हट के आगे लाइन को ले जाना है, वहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं, एसेंट्रिक रिड्यूसर का यूज करते हैं। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में बेसिकली पूछा क्या गया है, यहां पे आप लोगों से पूछने का ट्राई कर रहे हैं कि यदि हम लोग एसेंट्रिक रिड्यूसर को प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पर उसको किस पोजीशन में फिट करेंगे, क्या हॉरिजॉन्टली फिट करेंगे या वर्टिकल फिट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे यदि हम लोग बात करें किसकी, एसेंट्रिक रिड्यूसर की, तो एसेंट्रिक रिड्यूसर को बेसिकली हॉरिजॉन्टली हम लोग फिट करते हैं। कुछ इस तरीके का होता है, जैसे कि आप लोग इमेज में देख पा रहे हो, ये हमारा एक एक्सिस इसका अलग है और इस पाइप का अलग है, यानी कि यहां से ये थोड़ा सा इस तरफ जो है मूव कर गया है। लेकिन कॉन्सेंट्रिक में क्या होगा, यहां पे डेफिनेटली डायमीटर रिड्यूस हुआ है, लेकिन दोनों तरफ से रिड्यूस हुआ है। आप लोग देख पा रहे हो, इन दोनों का जो एक्सिस है वो सेम एक्सिस है। और यदि हम लोग कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर की बात करें, इसको हमेशा वर्टिकल पोजीशन में फिट किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों जगह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपस में ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए कि कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर को ऑलवेज वर्टिकल पोजीशन में फिट करेंगे, एंड यदि हम लोग एसेंट्रिक रिड्यूसर की बात करें तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हम लोग फिट कर रहे होंगे। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द remedial measure to stop the dripping of water from household tap even after firmly closed। क्या बोल रहे हैं कि भैया मजबूती से हमने घर के नल को बंद कर दिया, लेकिन उसके बाद भी हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो पानी की बूंदें हैं वह टैप यानी कि नल से धीरे धीरे टपक रहा है। उसका क्या रीजन है, इवन हम लोगों ने जो उसका स्पिंडल है, हैंडल है, उसको टाइटली क्लोज कर दिया है, लेकिन फिर भी हम देख पा रहे हैं कि पानी बंद नहीं हो रहा है, नल हमारा लीकेज कर रहा है, जो कि घरों में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा। तो इसका रीजन क्या है, तो ये रीजन समझने से पहले ना आपको थोड़ा सा नल को समझना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा उसका एक इमेज दिखा के आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, जिससे कि चीजें आपकी जो है ना बेहतर तरीके से क्लियर हो। मैं नहीं चाहता कि कोई भी डाउट आप लोगों का बचे। कोई भी चीजों को यदि डीपली आप लोग एक बार समझ लेते हो, उसका फंडामेंटली चीजों को समझ लेते हो, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगा। देखो, सबसे पहले समझिएगा, ये आप लोगों का नल है। मैं इसका एक और फिगर ले लेता हूं, जिससे और बेहतर तरीके से जो है यहां पे आप लोग देख पा रहे होगे। अब इसको समझने का ट्राई करिएगा। ये टैप में बेसिकली क्या है, ये होता है हमारा मेन पाइपलाइन, राइट। ये मेन पाइपलाइन से आप लोगों का लिक्विड आया, राइट। ये लिक्विड आया, यहां पे आप लोगों का लिक्विड इस प्रकार यहां पे आया। यदि हमारा नल क्लोज है तो यहां पे आपको क्या नजर आ रहा है, नल क्लोज है तो यहां पे ये हमारा वॉशर लगा हुआ है, ये वॉशर लगा हुआ है और स्पिंडल की थ्रेड के प्रेशर की वजह से इन दोनों वॉल पर ये अच्छी तरह क्लोज हो गया वाल्व की मदद से, राइट। यदि मैं इसको ऊपर करता हूं, यानी कि नल को ओपन करता हूं, तो क्या होगा,
क्या होगा, ये लिक्विड यहां पर आएगा एंड यहां पर हमने पैकिंग दी हुई है कि ये लिक्विड कहीं ये स्पिंडल के यहां से ना निकलने लगे। तो पानी को ऊपर जाने की जगह नहीं है, तो पानी कहां जाएगा भैया, लिक्विड कहां जाएगा सर, यहां से बाहर आएगा। ये पूरा प्रोसेस है नल को ऑन करने और ऑफ करने का। जैसे ही हम लोग बंद करेंगे अगेन ये दीवार के ऊपर आ जाएगा और यहां पर जो भी लिक्विड है उसको स्टॉप कर देगा अंदर जाने के लिए। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि भैया हमने पूरी तरह से उसको क्लोजली टाइट भी किया है, लेकिन फिर भी पानी की बूंदें यहां से हल्का हल्का रिस रहा है या टपक रहा है। क्या रीजन है, देखो यहां पे ये पानी को रोक कौन रहा है, ये रोक रहा है, इसको पैक कौन कर रहा है सर, यहां पे एक वॉशर लगा हुआ है। यदि मैं कहूं कि ये वॉशर जो है खराब हो गया है, डैमेज हो गया है, तो क्या होगा, पानी का प्रेशर इसके अंदर जा पाएगा, राइट ना। तो यहां पे क्या हुआ, पानी इसके अंदर जा रहा है और यहां पे टपक रहा है। रीजन क्या समझ में आ रहा है सर, रीजन हमको ये समझ में आ रहा है कि यहां पे जो वॉशर लगा हुआ है वो हमारा क्या हो गया है सर, डैमेज हो गया। तो ये वहां पे हम लोगों ने क्या समझ में आ रहा है कि जो वॉशर है बेसिकली वो हमारा डैमेज हमको क्लियरली नजर आ रहा है, राइट। तो यहां पे करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा इस सिचुएशन में, यहां पे जो क्वेश्चन बोला है यहां पे वही चीज बोल रहा है कि मजबूती से बंद होने के बाद भी घर के नल से पानी के टपकने को रोकने के लिए क्या उपाय है, तो रिप्लेस द वॉशर, हमारा जो वॉशर है उसको बदलना पड़ेगा और यही रीजन है कि पानी जो है टपक रहा है। तो यहां पे वही चीज क्लियर हो रही है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, हाउ पाइप्स आर क्लासिफाइड, जो पाइप है उसको कैसे वर्गीकृत किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जीआई पाइप, इसका मतलब क्या है, जीआई क्या है, गैल्वेनाइज्ड आयरन। गैल्वेनाइज्ड आयरन बेसिकली क्या है, मटेरियल है। तो हम लोग किस प्रकार वर्गीकृत कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू मटेरियल, कि जो हमारा पाइप है बेसिकली वो किस मटेरियल का बना हुआ है उसके बिहाफ पर हम उसको वर्गीकृत करते हैं। तो हाउ पाइप्स आर क्लासिफाइड, मटेरियल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, यहां पे अगेन एक आप लोगों को जो है फिगर में दिखाया हुआ है पाइप फिटिंग का, इसका नेम बताना है। तो ये क्या है, एल्बो हम लोगों को नजर आ रही है विथ 45 डिग्री एंगल, क्योंकि 45 और 90 डिग्री हम लोगों ने देखा था। यहां पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और क्या पूछने का ट्राई कर रहे हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द पाइप फिटिंग। यहां पे पाइप फिटिंग का नेम आपको बताना है, ये क्या इमेज आपको दिखाई गई है। तो सबसे पहले इस फिगर में आपको समझना होगा कि ये आप लोगों का एक मेन पाइप यहां पे नजर आ रहा है और 3 यहां पे आप लोगों को ज्वाइंट नजर आ रहे हैं, टी ज्वाइंट टाइप का यहां पे नजर आ रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये डायामीटर और ये डायामीटर दोनों सेम नजर आ रहे हैं और ये डायामीटर हमको छोटा नजर आ रहा है, यानी कि रिड्यूस होके नजर आ रहा है। तो यहां पे ये तो क्लियर हो गया कि भैया ये टी ज्वाइंट तो है नहीं है, बिकॉज टी ज्वाइंट में ये तीनों ही डायामीटर हमारे सेम होते हैं। तो क्या है सर, ये रिड्यूसर नजर आ रहा है, तो कौन सा रिड्यूसर होगा, रिड्यूसर टी ज्वाइंट होगा, बिकॉज ये हमारा टी ज्वाइंट टाइप का बनाया हुआ है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके आने वाले हैं एग्जाम में पाइप फिटिंग से रिलेटेड, तो बेसिक चीजें भी आपकी समझ आ गई ना, तो आपका क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगा। यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये होता है टी ब्रांच या टी ज्वाइंट जिसको हम लोग बोलते हैं। ये हेल्प करता है 90 डिग्री में हमारे जो पाइपलाइन को ले जाने के लिए। जैसे कोई मेन पाइपलाइन है उससे हम लोगों को अगेन एक 90 डिग्री में पाइपलाइन को निकालना है, तो वो सारी चीजें करने के लिए यहां पे। लेकिन ये तीनों का डायमीटर सेम है हमारा, और यहां पे रिड्यूसिंग टी ज्वाइंट की बात करें तो यहां पे एक डायमीटर कम आपको नजर आ रहा है। तो वहां पे जो फिगर है वह इसका जो है दिखाया हुआ है। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज द नेम ऑफ पाइप फिटिंग। यहां पे किसका फिगर आपको दिखाया हुआ है, सर ये डायामीटर ज्यादा है, ये डायामीटर कम है। क्या ये एसेंट्रिक टाइप है या कॉन्सेंट्रिक टाइप है, क्या दोनों का एंगल अलग है, एक्सिस अलग है। जी हाँ, बिल्कुल एक्सिस अलग है, ये हमारी एक्सिस अलग है और ये एक्सिस अलग है। तो ये कौन सा हो गया, एसेंट्रिक रिड्यूसर हमको नजर आ रहा है। क्लियर है ना, कौन सा, एसेंट्रिक रिड्यूसर बेसिकली नजर आ रहा है। विच स्टैंडर्ड पाइप फिटिंग इज यूज टू क्लोज अ पाइपलाइन हैविंग इंटरनल थ्रेड। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहे हैं कि कोई पाइप फिटिंग है जिस पाइप फिटिंग में पाइप का जो एंड है उसमें इंटरनल थ्रेड है
और इसको क्या करना है हम लोगों को, भैया इसको करना है बंद, इसको क्या करना है सर, क्लोज करना है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हम प्लग का यूज करेंगे, कैप का यूज करेंगे, रिड्यूसर का या कपलिंग का, किसका प्रयोग करेंगे बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, प्लग की यदि बात करें, जिस पाइप फिटिंग में हमारी इंटरनल थ्रेड है वहां पर यदि उसको क्लोज करना है तो हम लोग किसका प्रयोग कर रहे होंगे सर, प्लग का प्रयोग कर रहे होंगे। क्यों कर रहे होंगे, क्योंकि प्लग में एक्सटर्नल थ्रेड है, राइट। और वहीं पर यदि कैप की बात करें, कैप आर यूज्ड फॉर क्लोजिंग द एंड ऑफ अ पाइप और फिटिंग विच हैज एन एक्सटर्नल थ्रेड, यानी कि जिस पाइप फिटिंग में या जिस पाइप के एंड में एक्सटर्नल थ्रेड होगी उसको क्लोज करना होगा, तो डेफिनेटली हम कैप का प्रयोग कर रहे होंगे। लाइक अ बॉटल कैप, बॉटल में जो ढक्कन होता है वो हमारा किसका काम करता है, कैप का काम करता है, राइट। उसमें हमारा क्या होता है, इंटरनल थ्रेड होती है और बॉटल के एंड में जो है वो हमारी एक्सटर्नल थ्रेड होती है। तो कैप का ऑलवेज यूज कहां करेंगे, जहां पर पाइप फिटिंग में एक्सटर्नल थ्रेड होगी। लेकिन प्लग का प्रयोग कहां पर करेंगे, जहां पर हमारी इंटरनल थ्रेड होगी पाइप के एंड में। तो ये चीज क्लियर है, दो क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रिंच यूज्ड फॉर मोर देन 50 मिलीमीटर डायमीटर पाइप टू टाइट विथ हैवी ग्रिपिंग। तो पाइप रिंच डिफरेंट टाइप की हैं, जहां पर हम लोग पाइप रिंच का प्रयोग करते हैं वहां पर हमारी एक चेन पाइप रिंच होती है जिसमें लार्ज डायामीटर के लिए हम लोग किसका, चेन पाइप रिंच का प्रयोग करते हैं। चेन के माध्यम से हम लोग उसको ग्रिप करते हैं। तो जो 50 मिलीमीटर से ज्यादा डायामीटर के पाइप हैं उनको पकड़ के टाइट करना है या लूज करना है, उसके लिए जनरली हम लोग यूज कर रहे होते हैं चेन पाइप रिंच का। तो ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न यहां पे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द पाइप जॉइंट। यहां पे एक पाइप जॉइंट का भाग आप लोगों को दिखाया हुआ है, पार्ट दिखाया हुआ है, इसमें एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है, इसका नेम आपको बताना है। बेसिकली ये हमारा एक पाइप जॉइंट है जिसमें ये हमारा फीमेल पार्ट है और ये हमारा मेल पार्ट है, राइट। ये हमारा क्या है, मेल पार्ट है। मेल पार्ट फीमेल पार्ट के अंदर जा रहा है, यानी कि जो हमारा फीमेल पार्ट है उसमें इंटरनल थ्रेड है और मेल पार्ट में हमारी एक्सटर्नल थ्रेड है, दोनों आपस में मैच कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो हमारी पाइप थ्रेड होती है उसमें क्या होता है, यहां पे जो हमारा फीमेल थ्रेड होता है वो पैरेलल होता है, यानी कि इंटरनल थ्रेड जो होती है वो पैरेलल होती है, लेकिन एक्सटर्नल थ्रेड जो होती है वो बेसिकली टेपर में काटी जाती है। तो यहां पे क्या नजर आ रहा है, एक नंबर जो है ये थ्रेड हमारी पैरेलल फीमेल थ्रेड है, टेपर्ड मेल थ्रेड है, जिससे कि वो उसके अंदर जा सके। लेकिन अब जब टेपर थ्रेड है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गैप बनेगा और वो गैप लीकेज का कारण बन सकता है। इसीलिए इस लीकेज को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हेम पैकिंग का प्रयोग करते हैं। तो यहां पे जो दिखाया गया बेसिकली ये जो दिख रहा है आपको, इस गैप के बीच में, ये गैप के बीच में क्या है, हेम पैकिंग लगाई गई है। तो ये बेसिकली किसको दिखा रहा है, हेम पैकिंग को दिखा रहा है, क्योंकि एक्सटर्नल थ्रेड हमारी ये हो गई और इंटरनल थ्रेड हमारी ये हो गई। इंटरनल थ्रेड हमारी पैरेलल होगी, एक्सटर्नल थ्रेड हमारी टेपर्ड होगी। तो यहां पे हेम पैकिंग को दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो यहां पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, हेम पैकिंग इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। यहां पे एक फिगर दिखाया है, तो ये हमारा क्या है, ये शाफ्ट और स्पिंडल को बेसिकली हमारा दिखा रहा है। बॉनेट की बात करें, ग्राइंड नट की बात करें, यहां पर नजर आएगा। ये सारे के सारे नल के पार्ट हैं जो आगे यहां पे हम लोग देख रहे होंगे। देखो, एक नंबर हमारा क्या है, हैंडल है। दो नंबर हमारा स्पिंडल शाफ्ट है जो कि क्या करेगा, नल को क्लोज या ओपन करेगा। ग्राइंड नट की यदि बात करें, ग्लैंड नट की, तो ग्लैंड नट हमारा 3 नंबर का यहां पे दिखाया गया है। एंड स्टफिंग बॉक्स या पैकिंग की बात करें, जो 4 नंबर का है, वो यहां पे नजर आ रहा है। जो स्टफिंग बॉक्स बेसिकली क्या कर रहा है, मैंने क्या बताया, स्टफिंग बॉक्स और पैकिंग होती है वो किस लिए दी जाती है, ताकि जब हम लोग नल को ओपन करें तो लिक्विड कहीं यहां से बाहर ना आ जाए, राइट। समझ में आ रहा है, कहीं ग्लैंड नट्स या फिर यहाँ स्पिंडल के पास से बाहर ना आए, इसीलिए यहाँ पे हम लोग स्टफिंग बॉक्स या पैकिंग बेसिकली प्रोवाइड करते हैं। 5 नंबर हमारा वॉनेट दिया गया है एंड मेटल डिस्क होल्डर या वॉल्व डिस्क हमारा दिया गया है 6 नंबर का, जो कि यहाँ पे ये होल्डर है एंड इसके नीचे वॉशर लगा हुआ है जिसके प्रेशर से हम लोग नल को क्लोज या फिर ओपन करते हैं। लाइक ये हमारा रबर का वॉशर है
एंड यहाँ पे वॉशर नट आपको दिया गया है 8 नंबर में, यदि आप लोग देखोगे यहाँ पे। एंड वॉल्व सीट दी गई है 9 नंबर में यहाँ पे, जिसके ऊपर वॉल्व को सीटिंग प्रोवाइड करती है। एंड बॉडी ऑफ द टैप, ये हमारा टैप की पूरी बॉडी दी गई है। तो ये कंप्लीटली पार्ट है, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। ये थ्रेड है जिससे हम लोग ओपन या क्लोज करेंगे, ये वॉशर हमारा क्लोज करेगा। तो इस तरीके से अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, यदि स्पिंडल लगातार घूम रहा है जिसके गेट वाल्व बंद नहीं हो रहा है, इसको ठीक करने का उपाय क्या है, बताइए। अब क्या बोल रहे हैं, यहां पे बोला जा रहा है कि जो गेट वाल्व है ना, वो हमारा क्या है, लगातार घूम रहा है, वो घूमता जा रहा है, लेकिन फिर भी क्या है, जो हमारा नल है ना वो टाइट ही नहीं हो रहा है, मतलब इसके ऊपर सिटिंग प्रॉपर हो ही नहीं रही है। उसमें क्या करेंगे, रिप्लेस द वॉल्व करेंगे, या ग्लैंड नट को कस लें, या रिप्लेस द वर्न आउट पार्ट, या फिर रिन्यू द ग्लैंड पिकलिंग। तो बेसिकली ऐसा सिचुएशन कब होगा कि हम लोग यहाँ पे हैंडल को घुमाए जा रहे हैं लेकिन नल हमारा टाइट ही नहीं हो रहा है, या तो यहाँ पे कोई ना कोई पार्ट घिस गया है, या तो भैया हमारा ग्लैंड नट घिस गया है, या फिर हमारे स्पिंडल में जो थ्रेड है वो घिस गई है। तो जो भी वर्न आउट पार्ट है बेसिकली उसको हमको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो दोष बेसिकली नल में आते हैं उसको समझिएगा। सबसे पहला है वाटर फॉलोइंग और ड्रिपिंग, यानी कि वाटर धीरे धीरे टैप से गिर रहा है, तो उसका क्या सिचुएशन है, वहां पे हम लोग उसको कैसे ठीक करेंगे। जो हमारा डिफेक्टिव वॉशर है उसको बेसिकली चेंज करना पड़ेगा। डिफेक्टिव वॉशर की उसी की वजह से क्या होगा, पानी धीरे धीरे आएगा, जो पहले क्वेश्चन में मैंने आपको क्लियर किया। वाटर फॉलोइंग फ्रॉम अराउंड द स्पिंडल और स्टफिंग बॉक्स स्क्रू। तो यहां पे क्या बोल रहे हैं, जब बोलता है वो क्या कि या तो जो हमारा पानी है वो स्टफिंग बॉक्स के माध्यम से या स्पिंडल के बाजू से यहां से गुजरता है, यहां से टपक रहा है, और इसके यहां से भी कई बार देखा होगा नल के ऊपर से निकलने लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे भाई, ये क्यों निकला, क्योंकि ये हमको नजर आ रहा है कि जो 4 नंबर स्टफिंग बॉक्स या पैकिंग है, यदि वो खराब हो जाएगी तो क्या होगा, लीकेज यहां से होने लगेगा। क्योंकि जो हमारा स्टफिंग बॉक्स या पैकिंग है बेसिकली वही तो रोक रहा है ऊपर पानी जाने से, जिससे कि पानी हमारा यहां से टपके। तो ऐसी सिचुएशन में हमको क्या करना पड़ेगा भैया, डिफेक्टिव पैकिंग है, जो स्टफिंग बॉक्स है वही पानी को रोक रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं डिफेक्ट आया हुआ है। तो भैया उसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, या तो प्रॉपर स्क्रू नहीं है, या नॉट स्क्रूड है, या फिर प्रॉपरली टाइट नहीं है, तो वो हम लोगों को रिप्लेस करना पड़ेगा, या फिर वो ठीक हो सकता है तो ठीक करना पड़ेगा। तो वो चीजें ध्यान देनी पड़ेंगी, क्लियर है। या फिर भैया उसमें ग्रीस है, प्रॉपर ग्रीस वगैरह नहीं लगा है, या प्रॉपर स्टफिंग बॉक्स टाइट नहीं है, तो उसको टाइट करो। तो वो चीज को वहां पे हम लोगों को वर्क करने की बेसिकली आवश्यकता होगी। क्या बोल रहे हैं, स्पिंडल कंटिन्यूअसली स्लिपिंग व्हेन टर्न एंड टैप विल नॉट शट ऑफ, यानी कि जो स्पिंडल है वो स्लिप कर रहा है लेकिन हमारा नल जो है वह प्रॉपर टाइट ही नहीं हो रहा है। भैया उसका क्या रीजन है, स्पिंडल थ्रेड घिस चुकी है, स्पिंडल थ्रेड वर्न आउट हो चुकी है, उसकी जो थ्रेड है वो खराब हो गई है। ऐसे में हम लोगों को टैप को ही रिप्लेस करना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, पूरे के पूरे टैप को रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि मेन स्पिंडल की थ्रेड ही खराब हो गई है। टैप हार्ड टू टर्न ऑन एंड ऑफ, यानी कि बहुत ज्यादा टाइट क्या हो रहा है, वो बंद हो रहा है और क्लोज हो रहा है। तो यहां पे कहां गड़बड़ हो सकती है भैया, स्टफिंग बॉक्स जो है या हमारा स्पिंडल है वो बेंड है। जैसे समझिएगा यहां पे ये जो स्पिंडल है यदि वो बेंड होगा तो ये थ्रेड प्रॉपर काम नहीं करेगी, या स्टिफिंग बॉक्स हमारा बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है तो यहाँ पे वर्क करने की बेसिकली आवश्यकता होगी। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को स्टिफिंग बॉक्स पैकिंग ड्राई हो गई है, सूख गई है, उसमें ग्रीस वगैरह लगाएं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोगों को करना पड़ेगा। या बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही है, लाउड नॉइस आ रही है, बहुत ज़्यादा सर 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 आवाज़ आ रही है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जब हम लोग टैप को टर्न ऑन कर रहे हैं तो वहाँ पे आवाज़ कब आएगी, वॉल्व लूज होगा उस सिचुएशन। वॉल्व मतलब यहां पे ये जो है ये लूज होगा तो यहां पे ये फड़फड़ाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को रिन्यू टैप या फिर रिन्यू द वॉल्व ऑफ द वॉशर, जो वॉशर का वॉल्व लगा हुआ है उसको रिन्यू करना पड़ेगा। तो ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। ये कुछ डिफेक्ट हैं उनको मैंने यहां पे बता दिया है और यहां से क्वेश्चन बेसिकली पूछा जाता है। तो अभी जो भी क्वेश्चन आएगा उसका आंसर आप लोग बहुत आसानी से दे पाओगे क्योंकि सारी चीजें हमने देख ली हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
किस प्रकार का पाइप जॉइंट 90 डिग्री पर ब्रॉन्च करता है? तो 90 डिग्री पर कौन करेगा भैया? टी ब्रॉन्च करेगा। टी जॉइंट जो अभी हम लोगों ने देखा वो 90 डिग्री में ले जाने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लम्बर टूल टू असेंबल और डिसअसेंबल पाइप ऑफ 50 मिलीमीटर टू 150 मिलीमीटर। तो कौन सी रेंज? हमने चेन पाइप रेंज को समझा था। तो 50 मिलीमीटर से लेके 200 मिलीमीटर तक के पाइप को होल्ड करती है, इसको क्लोज करने या लूज करने के लिए हम लोग प्रयोग कर रहे होते हैं। अगला प्रश्न, यहाँ पे एक सिंबल दिखाया हुआ है, पाइपलाइन सिंबल। ये किसको इंडिकेट कर रहा है? क्या सॉकेट को, प्लग और कैप को, यूनियन स्क्रूड को या रिड्यूसर कॉन्सेंट्रिक को? तो यहाँ पे हम लोग देखें तो कुछ हमारे सिंबल हैं। बेंड 90 डिग्री कुछ इस प्रकार का होगा, बेंड 45 डिग्री, क्रॉस, एल्बो 90 डिग्री इस प्रकार का होगा, एल्बो 45 डिग्री इस प्रकार का होगा, टी हमारा इस प्रकार का होगा, रिड्यूसर कॉन्सेंट्रिक हमारा इस प्रकार नजर आएगा, एंड यूनियन स्क्रूड इस प्रकार का, प्लग और कैप इस प्रकार का होगा, एंड जॉइंट एंड सॉकेट इस प्रकार का होगा। तो ये सिंबल आपको यहाँ पे पता होना बेहद जरूरी है। इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द टाइप ऑफ विजुअल पाइप इंस्पेक्शन एट 30 डिग्री एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ विजन एंड सरफेस? यानी कि दृष्टि और सतह के विमान के बीच 30 डिग्री के कोण पर दृश्य पाइप निरीक्षण करना। 30 डिग्री में देख रहे हैं, वो निरीक्षण कर रहे हैं, तो उसको डेफिनेटली हम लोग क्या बोलेंगे भाई? विजुअल इंस्पेक्शन बोलेंगे, डायरेक्ट विजुअल इंस्पेक्शन बोलेंगे कि हम देख के परीक्षण कर रहे हैं कि पाइप जॉइंट में बेसिकली क्या खराबी है। एंड पाइपलाइन में कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर कहाँ उपयोग किए जाते हैं? कॉन्सेंट्रिक किस प्रकार करेंगे भाई? वर्टिकल करेंगे या हॉरिजॉन्टल करेंगे? अभी हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था अभी गाइस? हमने देखा था, किसको देखा था? कॉन्सेंट्रिक और एसेंट्रिक को देखा था। यदि हम लोग कॉन्सेंट्रिक की बात करें तो इसको हम लोग वर्टिकल करते हैं, एंड एसेंट्रिक की बात करें इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल फिट करते हैं। नेक्स्ट यदि देखें, यहां पे बोला है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स से यहां पे एक पार्ट को मार्क किया गया है, तो ये कौन सा पार्ट है? यहां पे वॉशर को शो किया गया है। तो यहां पे क्या वॉशर नजर आ रहा है? नहीं आ रहा, तो वॉल्व सीट हो जाएगा, क्योंकि यहां पे ये हमारा पूरा का पूरा वॉल्व है। वॉल्व की सिटिंग यानी कि यहाँ पे जो दीवार है ये है, ये वॉल्व सिटिंग है जिसके ऊपर वॉल्व आके रखता है। वॉशर का प्रेशर, वॉशर नीचे लगाया हुआ है लीकेज से बचने के लिए। तो क्या होगा? वॉल्व सीट इज द राइट आंसर। ये ऊपर वाले हिस्सा हमारा वॉशर एंड ये वॉल्व कहलाता है। क्लियर है ना? चलिए भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट, केवल एक दिशा में द्रव प्रवाह की अनुमति देने के लिए किस वॉल्व का उपयोग किया जाता है? डेफिनेटली नॉन रिटर्न वॉल्व का प्रयोग करेंगे। एंड अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ रिंच इज यूज्ड ऑन फिनिश्ड ट्यूबुलर शाफ्ट? यानी कि कोई फिनिश्ड ट्यूबुलर सतह है उस पर किस प्रकार की रिंच का प्रयोग करेंगे? अब इस पर हम लोग किसका यूज करते हैं भैया? स्ट्रैप रिंच का प्रयोग करते हैं, ताकि फिनिश ट्यूब के ऊपर स्क्रैचेस ना आए, वो खराब ना हो जाए। तो मेन रीजन क्या है? उसको स्क्रैचेस से बचाने के लिए, खराब होने से बचाने के स्ट्रैप रिंच का प्रयोग करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स? यहां पर एक्स से एक पार्ट को मार्क किया गया है। क्या ये कटर व्हील है या एडजस्टिंग स्क्रू है या गाइड रोलर है? तो बेसिकली ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो है ये हमारा क्या होता है? ये होता है सर कटर व्हील, और यहां पे ये क्या होते हैं? एडजस्टिंग स्क्रू है या गाइड रोलर है। ये दो रोलर लगे होते हैं जो गाइड करते हैं पाइप को उस तरफ धकेलने के लिए, और एडजस्टिंग स्क्रू यहां से फोर्स लगाता है। ये पूरा का पूरा एडजस्टिंग स्क्रू है। तो यहां पे ये बेसिकली पाइप कटर को शो किया गया है। पाइप कटर में हमारा क्या है? कटर व्हील है और 2 गाइडेड रोलर होते हैं और एक एडजस्टिंग स्क्रू होता है जिसकी मदद से फोर्स करते हैं और पाइप कट के हो जाता है भैया अलग। अगला प्रश्न है, पाइप वाइज कितने मिलीमीटर व्यास के पाइप को पकड़ने की क्षमता रखती है? यदि पाइप वाइज की बात करें तो पाइप वाइज जो है वो हमारी कुछ इस प्रकार की होती है। यहां पे आप लोग देख सकते हो, यहां पे इस प्रकार पाइप को होल्ड करती है, और ये होल्ड करते समय पाइप को 4 कॉन्टैक्ट से पकड़ती है। जैसे कि कुछ इस प्रकार होगा, तो यहां पे जो पाइप होगा वो इस प्रकार होगा, एक कॉन्टैक्ट यहां, एक यहां, एक यहां, यानी कि 4 पॉइंट से पकड़ती है। और ये प्रश्न आया हुआ है कि पाइप वाइज पाइप को कितने पॉइंट पर कांटेक्ट करती है या पकड़ती है? तो 4 पॉइंट होते हैं बेसिकली। बी टाइप का ऊपर का जबड़ा है, नीचे का जबड़ा इस प्रकार का, यहां पर होंगे 2 कांटेक्ट और 2 कांटेक्ट यहां पर होंगे, तो 4 कांटेक्ट से होल्ड करती है। और ये 63 डायामीटर तक के पाइप को होल्ड करने में सक्षम होती है। अगला क्वेश्चन यहां पर डेफिनेटली देख रहे हो भैया, एक स्ट्रैप रेंच को दिखाया गया है, स्ट्रैप रेंच को। अगला
क्वेश्चन है चेन रेंच के साथ उपयोग किए जाने वाले पाइप का न्यूनतम व्यास क्या होगा। तो हमने देखा कि 50 मिलीमीटर से लेकर 200 मिलीमीटर तक के जो पाइप वाइस हैं उनको जो है चेन रेंच होल्ड कर सकती है। यहां पे पूछ रहा है पाइप डाई द्वारा काटे जाने वाले बाहरी पाइप थ्रेड की सीमा क्या होती है। व्हाट इज द रेंज ऑफ एक्सटर्नल पाइप थ्रेड कट बाय पाइप डाई। किसके माध्यम से कि भैया हम लोग डाई के माध्यम से थ्रेड को काट रहे हैं, तो कितने जो है कहां तक थ्रेड की रेंज क्या होगी, बेसिकली कहां तक थ्रेड को हम लोग काट सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा वहां पे आप लोगों का जो करेक्ट आंसर है वह 1/2 इंच से लेके 4 इंच तक का जो पाइप है उसके ऊपर हम लोग डाई के माध्यम से बेसिकली काट सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर एडजस्टिंग नट आप लोगों का दिखाया गया है जिससे कि मूवेबल जा को ओपन या क्लोज कर सकें अकॉर्डिंग टू पाइप, राइट। तो यहां पर एडजस्टेबल पाइप रेंच है जिसको एडजस्ट करते हैं हम लोग अलग अलग डायमीटर के पाइप को बेसिकली होल्ड करने या पकड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन विच पाइप फिटिंग इज यूज्ड टू डाइवर्ट द फ्लो डायरेक्शन ऑफ पाइप, यानी कि जो पाइप में फ्लो है, लिक्विड का फ्लो है या अदर फ्लो है, उसकी डायरेक्शन को चेंज करना है। तो वहां पर हम लोग किसका प्रयोग कर रहे होंगे, यूनियन का, प्लग का, एल्बो का या फिर कपलिंग का। किसका प्रयोग करेंगे भैया, डायरेक्शन को, यानी कि जो प्रवाह है, फ्लो है, उसकी डायरेक्शन को हम लोगों को चेंज करना है। तो वहां पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, डेफिनेटली ध्यान दीजिएगा। देखो यूनियन हो गया, प्लग हो गया, ये सब क्या करेंगे, ये तो हमारा अभी क्लोज कर रहे हैं या सीधा डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। कपलिंग हो गया, सीधा डायरेक्शन में लेके जा रहा है। एल्बो क्या कर रहा है, एल्बो तो भैया या तो 45 डिग्री में फ्लो को मोड़ेगा या 90 डिग्री में फ्लो को मोड़ेगा, राइट। तो एल्बो या एल्बो की बात करें, बेंड की एल्बो की बात करें तो एल्बो क्या करता है, फ्लो को 45 डिग्री या 90 डिग्री में क्या करता है, एक दिशा में मोड़ता है। तो यहां पे क्या होगा, एल्बो इज द राइट आंसर, है ना। करेक्ट आंसर क्या होगा, एल्बो। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किस पाइप फिटिंग में 90 डिग्री और शाखाएं व्यास के समान हो सकती हैं, यानी कि जो शाखाएं हैं, शाखाएं इन द सेंस दोनों पाइप जो हैं वो भी सेम डायमीटर के हैं। तो वो टी जॉइंट की बात कर रहा है, बिकॉज यहां पे एक और होता है भी या रिड्यूसर हमने देखा था, वहां पे क्या होगा, शाखाएं अलग डायमीटर की होंगी। तो यहां पे राइट आंसर क्या होगा, टी जॉइंट इज द राइट आंसर, जो कि कुछ इस प्रकार है, एबीसी तीनों का डायमीटर हमारा सेम है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द पाइप फिटिंग। यहां पे क्या दिखाया गया है, क्या है ये हमारा कैप नजर आ रहा है हम लोगों को, जहां पे हम लोगों ने क्या देखा था, इसमें इंटरनल थ्रेड होगी, जहां पे जिस पाइप के एंड में एक्सटर्नल थ्रेड होगी वहां पे इसका प्रयोग करेंगे पाइप के एंड को क्लोज करने के लिए, बंद करने के लिए। क्लियर है। अगला प्रश्न यहां पे क्या दिखाया गया है, बेसिकली ये रिड्यूसर है। यहां पे क्या होता है कि जो दो डिफरेंट डायामीटर के पाइप को कनेक्ट करना हो वहां पर हम किसका प्रयोग कर लेते हैं, सर रिड्यूसर का प्रयोग कर लेते हैं। अब ये एसेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक अलग अलग हो सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रवाह को नियंत्रण करने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है और इसे केवल खोला या बंद स्थिति में रखा जाता है, यानी कि विच वाल्व इज यूज्ड टू कंट्रोल फ्लो एंड इज ओनली कैप्ड इन आइदर ओपन और क्लोज पोजीशन। क्या होगा, गेट वॉल्व है, ग्लोब वॉल्व है, नीडल वॉल्व है या नॉन रिटर्न वॉल्व है, डेफिनेटली गेट वॉल्व यहां से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेयर यूनिवर्सल कपलिंग इज यूज्ड। तो ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में हम लोग यूनिवर्सल कपलिंग का जनरली प्रयोग कर लेते हैं। विच टाइप ऑफ कपलिंग इज यूज्ड ऑन व्हीकल प्रोपेलर शाफ्ट। तो डेफिनेटली हम लोग व्हीकल में या ऑटोमोबाइल में यूनिवर्सल कपलिंग का प्रयोग कर रहे होते हैं। नेक्स्ट यदि हम लोग देखें, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेडियस साइज फॉर लॉन्ग रेडियस एल्बो। हमने क्या देखा था, जो हमारी एल्बो है बेसिकली फ्लो के डायरेक्शन को चेंज करती है 45 डिग्री या फिर 90 डिग्री में। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहां पे एक होती है भैया लॉन्ग रेडियस साइज में, एक शॉर्ट रेडियस में, राइट। तो यहां पे क्या बोला है, जो लॉन्ग रेडियस एल्बो है ना, उसकी त्रिज्या साइज क्या होता है, क्या इक्वल द बोर ऑफ द पाइप, जो हमारा जो, यानी कि समझ में आ रहा है, इसका रेडियस मतलब आप लोगों को समझना चाहिए कि जो रेडियस बना के, क्योंकि एल्बो हमेशा रेडियस बना के जाती है ना। तो यहां पे किसकी बेंड की बात करें वो तो सीधा मुड़ जाती है, लेकिन एल्बो हमारा कुछ इस तरीके से जाएगी कि जहां पर जो प्रेशर है वो धीरे से ऐसे मुड़ जाए। तो ये जो रेडियस है, ये जो एल्बो का रेडियस है वो लॉन्ग रेडियस में कितना होगा, इक्वल द बोर ऑफ द पाइप या फिर 1.5 टाइम बोर, जो बोर का डायमीटर उसके 1.5 टाइम होगा। तो एक्चुअल में ये हम लोग कितना रखते हैं,
5 टाइम। ध्यान रखिएगा एल्बो कुछ इस तरीके का है। यहां पे क्या नजर आ रहा है, एल्बो एंड बेंड प्रोवाइड्स डिवीजन ऑफ 90 डिग्री एंड 45 डिग्री इन पाइप वर्क सिस्टम। लॉन्ग रेडियस एल्बो जो होते हैं उनका रेडियस किसके इक्वल होगा, 1.5 टाइम यानी कि 1.5 टाइम द बोर ऑफ द पाइप। जो पाइप का बोर है, ये वाला जो डायामीटर है, उसके कितना होगा भैया, 1.5 टाइम होगा। लेकिन जो शॉर्ट रेडियस है ना, जो शॉर्ट रेडियस बेसिकली है, यहां पे जो शॉर्ट रेडियस आपको दिखाया गया है वहां पे बोर डाया के इक्वल ही होगा। यानी कि इसको यदि घुमा दिया जाए तो यहां पे जो रेडियस बनेगा वो इस रेडियस यानी कि ये वाले डायामीटर के इक्वल होगा। तो ये चीज समझ में आ रही है। तो यहां पे ये चीज आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों ही क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग रेडियस और शॉर्ट रेडियस के बारे में। शॉर्ट रेडियस एल्बो की त्रिज्या साइज क्या होगा, इक्वल टू बोर ऑफ द पाइप। जो पाइप का बोर डायामीटर उसके सेम होगा। अगला क्वेश्चन, विच इज यूज टू डाइवर्ट एट 45 डिग्री इन पाइपलाइन। किसका प्रयोग करेंगे, एल्बो का प्रयोग करेंगे। विभिन्न व्यास की पाइपलाइन को जोड़ने के लिए किस मानक फिटिंग का उपयोग किया जाता है, विच स्टैंडर्ड फिटिंग इज यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग पाइपलाइन ऑफ डिफरेंट डायामीटर। क्या बोल रहे हैं, विभिन्न व्यास बोल रहे हैं, डिफरेंट डायामीटर बोल रहे हैं। तो वहां पर क्या होगा, डेफिनेटली क्या होगा, रिड्यूसर होगा। क्योंकि रिड्यूसर क्या करता है, तो अलग अलग डायामीटर के पाइप को ज्वाइंट करने के लिए प्रयोग हम लोग उसका करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ फिटिंग इज यूज्ड इन straight pipeline to connect two pipe of external thread। this is very very most important कि बाहरी थ्रेड के क्या बोल रहा है कि भैया बाहरी थ्रेड के दो पाइपों को जोड़ना है। एक पाइप हमारा ये है, इसके ऊपर भी एक्सटर्नल थ्रेड है, और दूसरा पाइप हमारा ये है, इसके ऊपर भी एक्सटर्नल थ्रेड है। इन दोनों को जोड़ना है तो क्या रिड्यूसर यूज करेंगे, कपलिंग यूज करेंगे, कैप यूज करेंगे या निप्पल यूज करेंगे। लेकिन यहां पे हम लोग किसका प्रयोग कर रहे होंगे भैया, किसका कर रहे होंगे, कपलिंग का कर रहे होंगे। कुछ इस प्रकार की होती है, जो एक पाइप एक्सटर्नल थ्रेड का यहां आएगा, एक यहां आएगा, और हमारी पाइपलाइन हो जाएगी कंटिन्यू। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, व्हाट इज द केस ऑफ वाटर ड्रिपिंग फ्रॉम द टैप इवन आफ्टर क्लोज। वही बात हो गई कि हमने टैप को बंद कर दिया, क्लोज कर दिया, लेकिन फिर भी पानी की बूंदें टैप से टपक रही हैं। वहां से हमारा जो टैप है वह लीकेज हो रहा है। क्या होगा रीजन, डिफेक्टिव वॉशर होगा, दोषपूर्ण वॉशर। हमने देख ही लिया इसको। व्हाट केस लाउड नॉइस इन द टैप इफ टर्न ऑन। यानी कि जब हम लोग टैप को चालू करते हैं, नल को चालू करते हैं, तो वहां पे क्या देखा गया सर, वहां पे ये देखा गया कि बहुत ज्यादा लाउड नॉइस आ रही है, बहुत ज्यादा आवाज कर रहा है टैप। उसका क्या रीजन है, ज्यादा आवाज करने का रीजन क्या है, हमने क्या देखा था, स्टफिंग बॉक्स की जो पैकिंग है वो काफी ड्राई हो गई है। उस वजह से क्या होता है, इस वजह से क्या होता है, ये राइट आंसर नहीं है। इस वजह से क्या होता है, हमारे टैप को खोलने और कसने में दिक्कत होती है, बहुत टाइट चलता है। वाल्व लूज ऑन स्पिंडल, डेफिनेटली जब वाल्व लूज होगा तो पानी के बहाव से इस प्रकार करेगा, तो वहां से हमारी लाउड नॉइस निकल के आएगी। तो ये हो गया। यहां पे स्पिंडल बेंड होगा, तब क्या होगा, जब भी टाइट चलेगा, क्योंकि थ्रेड प्रॉपर काम नहीं करेगी, स्पिंडल थ्रेड वर्न आउट होगी, तो भैया पूरा क्लोज करने पर भी टाइट नहीं होगा, हमारा स्पिंडल स्लिप करेगा। तो ये सारे रीजन हमको समझ में आ रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से चीजें क्लियर हो रही हैं। सो ये हमारा थर्ड सेम जो है वह कंप्लीट हो जाता है। सो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन थे वह पाइप फिटिंग से रिलेटेड थे ज्यादातर, और काफी सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग यदि पाइप फिटिंग की आप लोग रखते हो तो आराम से इन क्वेश्चन को आप लोग करेक्ट कर सकते हो। सो आशा करता हूं ये सीरीज लगभग कंप्लीट होने जा रही है और इसका फायदा आप लोग भरपूर लिए होंगे। और यदि इंफॉर्मेशन मिली है तो इस वीडियो को एक थम्स अप करके जाइएगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड बाय। यदि आप ITI स्टूडेंट्स हैं और टेक्निकल एग्जाम लाइक इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, रेलवे, DRDO, इसरो, NCL की प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल हैं फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन की। इनकी मदद से आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हो।